हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहें जो भारत की जगहें हैं जिनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रश्न तैयार करके लेकर आए हैं और एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्न की, जो हमने बीते सप्ताह आपको दिया था। सवाल देखिए, अपने प्राचीन जैन स्थलों और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध मूडबिद्री और करकला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? इसका सही जवाब जो है वह है कर्नाटक। कर्नाटक में मूडबिद्री और करकला ये दोनों मौजूद हैं। और कर्नाटक के बारे में ये बात आपको अच्छे से पता है कि कर्नाटक में ही जो श्रावणबेलगोला है वहां पे गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, ऋषभ देव की है, ऋषभनाथ की है। अब यहीं पर बात करें, ये जो दोनों के दोनों स्थान है, एक तो मूडबिद्री है और दूसरा करकला है, ये अपने आप में विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं जैन मंदिरों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तो जैन धर्म से इसका संबंधित है। अब उसके बाद आगे देखें तो जैन टेम्पल आप देख सकते हैं वहीं उसी क्षेत्र का है। अब आगे बढ़िए, पहला सवाल, लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिनिकॉय द्वीप में आईएनएस जटायु को कमीशन किया। उसके बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में पहला नौसेना बेस है। आपको बताना है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। क्या बात इन चारों में से सही लगती है? कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिनिकॉय द्वीप में आईएनएस जटायु को कमीशन किया। यह बात तो बिल्कुल सही है कि यह लक्षद्वीप समूह में सबसे दक्षिण में लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय में आईएनएस जटायु जो नौसेना बेस है उसको स्थापित किया गया। लेकिन यह जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में पहला नौसेना बेस है, तो ऐसा नहीं है। यहीं पर आप देखेंगे तो कवरत्ती है, यह लक्षद्वीप का ही है द्वीप है, और कवरत्ती पे ही पहले से ही एक नौसेना बेस मौजूद है। तो वह नौसेना बेस अगर पहले से मौजूद है लक्षद्वीप में, तो मिनिकॉय वाला दूसरा हुआ, ना कि पहला हुआ। तो याद रखिएगा। अब वह कौन सा पहला नौसेना द्वीप अगर आपको याद है बेस, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद चलिए, यहां पे अब तो स्पष्ट हो गया, लेकिन यहां पे कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे कि आपको पता है मालदीव के साथ संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, और यही मालदीव है जिससे कि मिनिकॉय की दूरी 50 किलोमीटर है। तो इस मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जितने अन्य द्वीप हैं उनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला कथन है, यह परियोजना नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित महाकाली नदी में विकसित की जाने वाली एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य लगभग 6480 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करना, जिसे दोनों पक्षों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। और उसके बाद यह नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित एकीकृत महाकाली संधि के अंतर्गत आता है। और चौथा है, यह परियोजना नेपाल और भारत दोनों में समान रूप से कृषि भूमि के विशाल क्षेत्र को सिंचाई के लिए विनियमित पानी का लाभ प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपरोक्त सभी। अब यहां पे देखने वाली बात है कि एक एक करके इन सारी चीजों को जानने के पहले एक बार हम खबर को समझ लेते हैं। किसकी बात की जा रही है? यहां पे पहले स्टेटमेंट में देखिए कि जो नेपाल और भारत की सीमा पर एक पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसका संबंध महाकाली संधि के अंतर्गत आता है, एकीकृत महाकाली संधि के अंतर्गत। अब देखिए कुछ प्रमुख जानकारी। भारत और नेपाल के बीच में फरवरी का महीना था और साल था 1996 में एक संधि हुई, उसे महाकाली संधि के नाम से जाना गया। और जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, देखिए उसका महाकाली संधि जो है उसमें ही यह शामिल है, यानी कि उसी के अंतर्गत है। और भारत और नेपाल के बीच में संधि के हिसाब से बात स्पष्ट होती है कि जो महाकाली नदी है उस पर 3240 वाट का भूमिगत बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। 3240 वाट का दोनों तरफ, भारत में भी 3240 और उसके अलावा नेपाल में भी 3240। अगर दोनों में 3240 करें, समान रूप से वितरित करें, तो कितना होगा? यहां पे होगा 6480। अब याद करिए स्टेटमेंट में ये बात दी हुई थी 6480 की। और नेपाल में क्रमशः 1,30,30,000 हेक्टेयर भूमि और
उसके बाद 2,40,000 हेक्टेयर भारतीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट को फिर से समझिए। पहला वाला था महाकाली नदी में विकसित की जाने वाली एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, भारत नेपाल के संदर्भ में। अब यह स्टेटमेंट हमें सही समझ में आता है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि 6,480 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ये दोनों समान रूप से जिसमें वितरित होगा। तो हमने जो बात की थी 3,240, उसका डबल कर लेंगे तो 6,480, यह भी सही हो गया। नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित एकीकृत महाकाली संधि के अंतर्गत आता है, यह भी हमने देखा आता है, यह भी सही हो गया। चौथा देखिए परियोजना नेपाल और भारत दोनों में समान रूप से कृषि भूमि के विशाल क्षेत्र को सिंचाई के लिए विनियमित पानी का लाभ प्रदान करता है। समान रूप से नहीं करता है। आप देखिए हमने यहाँ पे खबर में देखा भी था कि नेपाल में 1,30,000 हेक्टेयर और भारत में 2,40,000 हेक्टेयर। तो याद रखिएगा ये महाकाली नदी का क्षेत्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जवाब मिल चुका है, चौथा जो स्टेटमेंट था वो गलत था। अब अगला सवाल जो है वह है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। यह दुनिया में हंगुल की अंतिम व्यवहार्य आबादी रखता है। उसके बाद यह लघु हिमालय की जबरवान पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा है इसके नाम का शाब्दिक अर्थ 10 गांव है, जो उन 10 गांवों की याद में हो सकता है जिन्हें पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। और उसके बाद चौथा है इसकी स्थापना शुरुआत में श्रीनगर शहर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। चार इसमें जो बातें हैं, इन चार बातों में से एक बात जो गलत है वही हमारा जवाब है। देखिए दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। अब यहां पे यह जबरवान माउंटेन रेंज में मौजूद है। अब देखिए इसके बारे में जो है पहली बात है व्यवहार आबादी रखता है, अब तथ्यात्मक जानकारी और यह सही है। दूसरा देखिए हंगुल के मामले में लघु हिमालय की जबरवान पर्वत श्रृंखला, यह भी हमने नक्शे में देखा, हमें दिखाई देता है, यह सही है। यहां पे देख तथ्यात्मक जानकारी 10 गांव जो दाचीग्राम से इसका नाम बना है, दाचीग्राम नाम बना है 10 गांव से, वे 10 गांव हैं जिन्हें पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिए। तो यह भी सही है। गलत कौन सा है? चौथा वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आप सोचेंगे चौथा वाला गलत है, तो चौथा वाला भी गलत नहीं है, यह भी सही है। श्रीनगर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो गलत कौन सा है? गलत देखिए ये है, जबरवान पर्वत श्रृंखला तो सही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि लघु हिमालय यहां पे लिखा हुआ है, जबकि लघु हिमालय नहीं है। लघु हिमालय की जगह आप इसको बोलेंगे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। यही वो बात थी जहां पे आपसे गलती हो सकती है। आपने ये देख लिया जबरवान पर्वत श्रृंखला, आपको लगा कि हाँ ठीक है ये तो देखा है हमने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लघु हिमालय नहीं है, महान हिमालय। ऐसी गलतियां ना होने पाए। अब नक्शे पर देखिए, सबसे ऊपर आप देखिए ये ग्रेट हिमालय का क्षेत्र जा रहा है, फिर लेजर हिमालय का क्षेत्र जा रहा है, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय का क्षेत्र जा रहा है। समझ गए आप कहां पे समस्या थी? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हंगुल के बारे में यह याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है वहां का राज्य की पक्षी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। मेट्रो सुरंग कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है, जो हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेट से जोड़ेगी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। अब देखिए यह बात तो सही है कि भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग है, यह तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल सही है। और भारत की पहली अंडर मेट्रो रिवर सुरंग जो है वह कोलकाता मेट्रो की है। और किस नदी के नीचे है? तो यह जो कोलकाता मेट्रो की अंडर रिवर मेट्रो सुरंग है हुगली नदी के नीचे है। अब हुगली नदी जो है देखिए इसमें दो लाइन है इस मेट्रो की, एक उत्तर से दक्षिण और एक पूर्व से पश्चिम। तो जो पूर्व से पश्चिम वाली लाइन है वहां पे देखिए तो ये हावड़ा नदी है, और यहां पे वो जो मेट्रो स्टेशन की बात हुई है, दो मेट्रो स्टेशन के बीच में यह नदी आती है, जिसे हम नीचे से ही नदी के नीचे से पार कर सकते हैं इस टनल के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा। अब यह जो सुरंग है, इस सुरंग को हम देखें तो यह जो नदी है, नदी के 13 मीटर नीचे है, लेकिन जो स्थल क्षेत्र है जहां पे यह सुरंग बनी हुई है उसके 33 मीटर नीचे। तो यहां पे याद रखिएगा सबसे गहराई पर चलने वाली, सबसे नीचे चलने वाली जो मेट्रो है वह
कोलकाता मेट्रो है 33 मीटर पर। इसके पहले जो ऊंचाई जो गहराई थी 32 मीटर की देखने को मिली थी किसी और मेट्रो स्टेशन की। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा पहला वाला तो सही है, उसके बाद जो दूसरा वाला है वह भी सही है। तो दोनों सही है तो हम क्या कहेंगे कि सी 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है। चलिए अब आगे देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। अब इसमें देखिए, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र पटना में गंगा नदी के पास स्थित है। फिर उसके बाद गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर उसके बाद गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। और उसके बाद चौथा है, भारत में अनुमानित 3000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधे का घर बिहार में है। आपको क्या बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहां पे देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी राष्ट्रीय जलीय जीव, उसके अलावा भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र, एक नजर में अगर आप देखें तो शायद आप पहले स्टेटमेंट में ही आप गलती पकड़ लेंगे कि कौन सा है गलत स्टेटमेंट, पहला वाला ही गलत है, क्योंकि यहां पे जब सीधे कह दिया भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है, यह गलत है। दरअसल यह भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जो कि पटना में है, गंगा नदी के पास है। तो अगर यहां पे पहला लिख देता सिर्फ तो यह स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही हो जाता। दूसरा, गंगा नदी को डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2009 राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन। अब इसके बाद गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, जी है, 4 में से एक है। तथ्यात्मक रूप से बात भी सही है। भारत में अनुमानित 3000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधे का घर कहां पे है, बिहार में है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पे कौन सा कथन सही नहीं है, पहला वाला ही नहीं है, हमें पता चल चुका था। तो हमारा जवाब क्या है, ए हमारा सही जवाब है। अब यह देखिए, यह जो बात हुई थी जो अनुसंधान केंद्र की, जो भारत का पहला है, पटना में है, गंगा नदी पर है, वह यहां पर है, बिहार में ही पटना होगा, सीधी सी बात है। अब थोड़ी सी अगर गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जानना है तो कुछ और जानकारियां हैं कि यह जो है मीठे पानी में ही रह सकती हैं, गहरे पानी को प्राथमिकता देती हैं। सामान्यतः देखिए अंधी होंगी, इनके बारे में जानकारी है, लेकिन यह अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाती हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करती हैं और उसके माध्यम से उन्हें अंदाजा लगता है कि आगे कोई वस्तु है या नहीं है। उसके बाद पानी में सांस नहीं ले सकती हैं, सांस लेने के लिए इन्हें सतह पर आना पड़ता है। कब कब, प्रत्येक 30 से 120 सेकंड में सतह पर आती भी रहती हैं। अब इसके बाद इनके सांस लेने से जो आवाज आती है, इसी वजह से इन्हें सुसु भी कहा जाता है। तो सुसु किसे कहा जाता है, कभी पूछते तो आप बता दिए भाई, जो गंगेटिक डॉल्फिन है उन्हें सुसु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सांस लेती है तो उससे आवाज आती है सुसु की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कुछ अधिवास और वितरण की बात करें तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में वितरित हैं। भारत के जो 7 राज्य हैं वहां पे असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और में इनकी उपस्थिति देखी जाती है। देखिए, एक जो बात की जाए, यहां पर हम जिस डॉल्फिन की बात कर रहे हैं वो गंगेटिक डॉल्फिन की है। अन्य कुछ डॉल्फिन भी हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में है, जिसको हम संकटग्रस्त बोलते हैं। साइट्स परिशिष्ट 1 में है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है, यानी कि इसको सर्वाधिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इनको खतरे क्या क्या है, आवास की क्षति, प्रदूषण, बाइक कैच, जलवायु परिवर्तन, शिकार। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रयासों के मामले में चर्चा हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसी के तर्ज पर उनके संरक्षण के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। और पटना विश्वविद्यालय बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। और इसके अलावा यह अपने आप में पहला है पूरे भारत में और एशिया के मामले में भी पहला है। और विक्रमशिला अभयारण्य जो बिहार में है, याद रखिएगा भागलपुर में, वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। भारतीय तेंदुओं की आबादी घटती संख्या में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा तेंदुए कहां पे हैं, फिर उससे कम कहां पे हैं। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 3 4 1, 2 4 3 1। अब इसमें जो सही जवाब की बात करें तो संख्या के हिसाब से पता चलेगा। 2022 की गणना की रिपोर्ट अभी हाल के दिनों में प्रकाशित हुई, तो 2022 तक की उस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं 3907, उसके बाद महाराष्ट्र में 1900
85, फिर उसके बाद कर्नाटक में 1879, फिर तमिलनाडु में 1070। तो सर्वाधिक अगर बात करें तेंदुए भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो इस दिए गए विकल्प के अनुसार पे आप देखिए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु यानी कि 1 2 4 3, सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस राज्य में कितने तेंदुए मौजूद हैं। चलिए आगे देखें, तो यहां पे कुछ जानकारी है। 2022 के जो आंकड़े आए हैं अभी हाल ही में, कुल संख्या भी बता दी गई है कि 13,874 इनकी कुल संख्या है। अब जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए हो गए हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि वहां पर टाइगर सर्वाधिक हैं, तेंदुए सर्वाधिक हैं, तो तेंदुआ स्टेट भी कहा जाएगा, सीधी सी बात है। अब उसके अलावा कुछ अन्य बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये हैं कि भारत में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर तेंदुओं की आबादी घटी है, और बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली बात है, जिस अनुपात में आबादी घटी है वह 22% की गिरावट है। इस वजह से यह जानने वाली बात है, सवाल इससे भी पूछा जा सकता है। तो 20 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था इस पूरे संरक्षण में। अब अगला सवाल है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्यूमा, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और जगुआर, ये 6 जानवर के नाम आए हैं, और आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सी बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं। बिग कैट्स, उसी को यहाँ पे बिल्लियां कह दिया है, नॉर्मली बिग कैट्स आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो कौन सी भारत में पाई जाती है, प्यूमा, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर। देखिए दिए गए विकल्पों के आधार पर जो प्यूमा है और जो जगुआर है ये भारत में नहीं पाया जाता, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ पाया जाता है। अब यहाँ पे विकल्प के आधार पर देखें तो 2 3 4 5 ये ऐसे हैं जो भारत पाए जाते हैं, यानी कि सही उत्तर क्या हो गया, बी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, उसके 50 साल पूरे हुए थे वर्ष 2023 में। इसी आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर के जैसे 50 साल पूरे हो गए, फिर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रयास किया गया इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का, IBCA का, और इसकी स्थापना यानी कि IBCA अपने अस्तित्व में आता है 2024 में, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में निर्धारित किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है जो 7 बिग कैट्स हैं, कितना याद रखिएगा, 7 मेजर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, इन 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए। कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 97 देश शामिल हैं। हो सकता है कुछ जानवर जो 7 मेजर बिग कैट हैं वो भारत में उनमें से कुछ ना हो, लेकिन किसी ना किसी देश में होंगे ही, वो बहुत सारे देश हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सब मिलकर भी इसके माध्यम से उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से। 97 देश, 7 बिग कैट, भारत उसमें शामिल है। कौन कौन से भारत में है ये आइडिया आपको होना ही चाहिए। अगला है, निम्नलिखित हाथी अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, धनसिरी लैंगडिंग हाथी रिजर्व, कामेंग हाथी रिजर्व और सोनितपुर हाथी रिजर्व। आपको कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, 1 3 2 4 2 3 4 1 3 1 4 2 या 4 1 3 2। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा पड़ेगा। सबसे पहले देखिए तो यहां पे आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर है कामेंग, अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है कामेंग, अब देखिए कामेंग ये है, तीसरा सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद अब देखिए इन चारों में से तीसरा सबसे पहले कहां पे है, कहीं पे पहले तीसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे है, ये 3 1 4 2। जवाब हमें यही मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहे तो देख सकते हैं 1 4 2, यानी कि अब हमें देखना होगा चिरांग, सोनितपुर और धनसिरी। तो आप देखिए चिरांग, सोनितपुर, धनसिरी, ये तीनों हमें मिल जाते हैं। तो हमारा जवाब हमें मिल चुका है, सी ही हमारा जवाब होगा। चलिए अब उसके बाद कुछ 2022 के आधार पर जो आंकड़े सामने आते हैं एलिफेंट रिजर्व के, ये सारे के सारे दिखेंगे आपको। और यहां पर क्या है, अब ये बात याद रखिएगा कि जो एलिफेंट रिजर्व हैं इनके बारे में सवाल काफी कुछ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक देखा जाए तो सबसे बड़ा एक जू खोला गया है, अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जू है जो जामनगर में खोला गया है, जहां पे पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। जो भी ऐसे पशु हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है या जिन्हें मदद की जरूरत है उन्हें वहां मदद दी जाएगी, यानी कि उनको अगर कोई मुसीबत में है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। और जामनगर में उसकी स्थापना की गई है। तो क्या उसका नाम है, अगर आपको नाम पता है तो आप नाम बता सकते हैं कमेंट करके। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न।
सिंदरी उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? झारखंड, बिहार, कर्नाटक या गुजरात? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।